नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन आज एक अच्छे क्लास के साथ मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन्स हम लोग करेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं आपके नेक्स्ट जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें। और जो है ना, एक मॉक टेस्ट का टाइप का एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ आज, है ना? तो इसमें खुद आप सॉल्व भी कीजिएगा इसको और देखिएगा भी, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको सेट क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डेज बिफोर द ऑक्शन द गाइडिंग प्राइस शुड नॉट बी फिक्स्ड। ना, कितने दिन पहले जो है गाइडिंग प्राइस। अब गाइडिंग प्राइस जानते हैं कि जब ऑक्शन होता है, डिस्पोजल के केस में डिस्पोजल होता है ना, मटेरियल का डिस्पोजल होता है, स्क्रैप का, अनसर्विसेबल मटेरियल का डिस्पोजल होता है, तो उसके केस में हमारा ऑक्शन होता है। ठीक है, ऑक्शन होता है। और ऑक्शन के केस में एक गाइडिंग प्राइस होता है, एक गाइडिंग प्राइस होता है। गाइडिंग प्राइस मतलब है कि आप कोई किसी मटेरियल को अगर सेल करना चाह रहे हैं, तो आप उसका एक वैल्यू तो खुद से आप तय कर लेंगे, एक असेस कर लेंगे कि ये मटेरियल इतने के अंदर हमारा सेल होना चाहिए, इससे कम में नहीं होना चाहिए। कम है वो अलग बात है, वो एसटीए होता है ना? कम और अधिक देखा जाएगा। लेकिन ये तो आप तय कर लेंगे कि इससे कम नहीं होना चाहिए। कुछ तो फिक्स करेंगे आप प्राइस ना, खुद खुद का कुछ तो फिक्स करेंगे। सपोज़ कीजिए आप अपना खुद का कोई, है ना, व्हीकल बेचना चाहते हैं, पुराना हो गया है, तो आप उसका ना कुछ एक तय कर लेते हैं प्राइस, उसके बाद उसको आप बेचते हैं, किसी को बेचना हो, अपने दोस्तों को, किसी को भी देना हो, तो आप एक तय कर लेते हैं कि मैं भाई 50,000 में दूँगा, जैसे टू व्हीलर है, मैं 50,000 में दूँगा, है ना? इससे कम में नहीं दूँगा। तो आपने क्या तय कर लिया, अब इसके बाद जितना भी आए, इसके बाद जितना भी आपको जैसा कस्टमर मिल जाए वैसा भी है। तो एक्चुअल में इसी को कहते हैं गाइडिंग प्राइस, और हम लोग भी तय करते हैं। इसके लिए एक गाइडिंग प्राइस कमिटी बनती है। इस गाइडिंग प्राइस को तय करने के लिए एक गाइडिंग प्राइस कमिटी बनती है, जो इन मटेरियल का, स्क्रैप मटेरियल का गाइड प्राइस तय करती है। एक्चुअल में ये प्राइस क्या हो रहा था, गाइड कर रहा होता है। ये प्राइस क्या होता है, आपको ऑक्शन को गाइड कर रहा होता है। तो दैट इज़ गाइड प्राइस, है ना? और इसको गाइडिंग प्राइस कमिटी होती है। तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, है ना? गाइड प्राइसिंग के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि जिस दिन ऑक्शन होना है, जिस दिन ऑक्शन होना है, समझ लीजिए, सपोज़ कीजिए कोई भी डेट को होना है, तो जिस दिन ऑक्शन होना है उसके विदिन 2 डेज़ में ही ऑक्शन इस प्राइस को फिक्स किया जाता है। विदिन 2 डेज़ में ही। यानी 2 डेज़ पहले नहीं, बिफोर 2 डेज़ नॉट, है ना? उसके पहले नहीं होता है। जैसे सपोज़ कीजिए, अगर आज समझ लीजिए, है ना, 5th है, 5th दिसंबर है, न नवंबर है, सॉरी नवंबर है, तो इसके विदिन 2 डेज़ क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, है ना? तो विदिन 3 टू 5 यहाँ पर ही तय की, इसी दिन, इस 2 दिन के अंदर ही तय करना है। ऐसा नहीं कि 2 तारीख को ही गाइडिंग प्राइस फिक्स कर लेगा अपना, इस इस रेट को फिक्स करेगा, नहीं करेगा। सिर्फ़ विदिन 2 डेज़ में करना है। क्या करना है, विदिन 2 डेज़ में ही करना है। और मैंने इसमें आगे बताया था कि 2 डेज़ में ही करना भी था, और इसमें विदिन 30 मिनट्स में ही ओपन किया जाता है। जब ऑक्शन स्टार्ट होता है, ऑक्शन के विदिन 30 मिनट्स में ही ओपन करना है। ठीक है? तो वो कोई अलग बात है। आपका क्वेश्चन ये है कि कितने दिन के पूर्व मार्गदर्शक मूल्य निर्धारित करना चाहिए, तो विदिन 2 डेज़। ठीक है? विदिन 2 डेज़। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना? और हमारा ये, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो जाएगा, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, 2 डेज है, तो आपका ये सी हो जाएगा। ठीक है? अब देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं। आपका सेकंड नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि द सेमी स्टेटमेंट इज मेड फॉर। सेमी स्टेटमेंट किसके लिए बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि सेमी स्टेटमेंट किसके लिए बनता है। जो वारंट्स, जो वारंट हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो उनके लिए सेमी स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका आउटस्टैंडिंग वारंट, कंप्लीटेड वारंट, पार्ट कंप्लीटेड वारंट, अनटच्ड वारंट। तो अनटच्ड वारंट के लिए तो बनाते नहीं हैं, है ना, जिसमें अभी कुछ काम ही नहीं हुआ उसके लिए नहीं बनाते हैं। और पार्ट कंप्लीटेड वारंट के लिए भी नहीं बनाते हैं।
कंप्लीटेड वारंट के लिए तो बनाते नहीं है, लेकिन आपका इसमें ए और बी जो है, आउटस्टैंडिंग वारंट और पार्ट कंप्लीटेड वारंट, है ना, ये हो सकता है आंसर में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, लेकिन आपका जो सबसे अधिक वेटेज है जिस आंसर को, वो है ए को सबसे अधिक वेटेज है आपका आउटस्टैंडिंग वारंट्स को, है ना, बकाया जिसको कहते हैं बकाया वारंट्स, है ना, वो सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका आउटस्टैंडिंग वेटेज, और हर जगह इस आउटस्टैंडिंग वर्ड को यूज किया गया है। तो आप इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर है आपका आउटस्टैंडिंग वारंट्स, ए हो जाएगा, है ना, सेकंड का ए हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड, देखते हैं थर्ड है आपका क्वेश्चन, देखिए थर्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड सो बजट कमेटी, है ना, बजट कमेटी के द्वारा सॉप बजट कमेटी, सॉरी सॉप बजट कमेटी है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉप बजट कमेटी, सॉप, इसी को हम लोग जानते हैं कॉस्ट सेंटर बजट कमेटी भी कहते हैं, कॉस्ट सेंटर बजट कमेटी इसी को भी कहते हैं, कॉस्ट सेंटर बजट कमेटी ये भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो कॉस्ट सेंटर या सॉप्स बजट कमेटी होती है, वो क्या करती है एक्चुअल में, VOH और FOH, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड, है ना, एक्चुअल में करती तो वो डायरेक्ट लेबर का भी है, डायरेक्ट लेबर का भी करती है, ठीक है, VOH FOH और डायरेक्ट लेबर का। तो फिलहाल आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो VOH और FOH फॉर द नेक्स्ट ईयर, है ना, नेक्स्ट ईयर का VOH और FOH को वो क्या करती है, एस्टिमेट करती है, और इसको ये जो बनाती है ना, और इसको रिव्यू कौन करता है, सेंट्रल बजट कमेटी, सेंट्रल बजट कमेटी इसको रिव्यू करता है। तो फिलहाल जो आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, है ना, थर्ड का डी है आपका। फोर्थ की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ में है आपका क्वेश्चन है कि फॉर सिविल ट्रेड कोटेशन, है ना, लोग फोर्थ में बढ़ते हैं, फोर्थ में है आपका फॉर सिविल ट्रेड कोटेशन द मिनिमम प्राइस कैन बी फिक्स्ड बाय द जनरल मैनेजर। सिविल ट्रेड के कोटेशन में, सिविल ट्रेड अगर करना है किसी फैक्ट्री को, तो उस फैक्ट्री का जो GM है वो मिनिमम कितना प्राइस तय कर सकता है, मिनिमम कितना प्राइस तय कर सकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। सिविल ट्रेड क्यों करते हैं लोग सब जानते हैं, है ना, और तो प्राइस कितना फिक्स कर सकता है वो, उसके बाद तो फिर DGOF जो है, जो बोर्ड है वो तय करेगा, आपका हेडक्वार्टर फिलहाल तय करेगा, लेकिन GM कितना कर सकता है ना, GM कितना कर सकता है, तो मिनिमम जो GM है ना, मिनिमम जो कोट कर सकता है वो 20% ऑफ VOH FOH को ऐड करेगा, है ना, VOH और FOH को ऐड करेगा 20% VOH FOH का, बाकी वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो लगाएगा ही, ठीक है, लेकिन प्लस 20% ऑफ VOH और FOH, 20% ऑफ VOH प्लस FOH, ठीक है, प्लस एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है वो किया जाता है, प्लस एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लगना है, लेकिन 20% VOH और FOH, क्योंकि सिविल ट्रेड में हम लोग जानते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, और कोशिश करते हैं कि हमारा कॉस्ट कम से कम रहे, हमारा कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो, तो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं इसमें। तो आप इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका, है ना, 20% ऑफ VOH प्लस FOH, मतलब ए हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर है, व्हेन फैक्ट्री फाउंड अनरिकॉर्डेड एक्सेस मटेरियल देन शुड बी प्रिपेयर्ड। जानते हैं कि जब फैक्ट्री में, स्टोर में कहीं भी एक्सेस मटेरियल हो जाता है, एक्सेस मटेरियल हो जाता है, तो उसे हम लोग अपने बिन कार्ड में, हम लोग अपने PSL में उसको एंट्री करते हैं। तो इसके करने के लिए एक डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार करते हैं, CRV, है ना, पहले तो फिफ्थ लिख देता हूँ मैं, ना, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। CRV क्या बनाते हैं हम लोग, CRV बनाते हैं, सर्टिफाइड रिसिप्ट वॉचर, सर्टिफाइड रिसिप्ट वॉचर, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट से जो अनअकाउंटेड मटेरियल है, अनरिकॉर्डेड मटेरियल है, अनअकाउंटेड है, जिसका कि कोई वारंट नहीं है पर्टिकुलर, कुछ वर्क ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं पता है मुझे, तो इनको हम लोग अपने चार्ज में लेते हैं CRV के थ्रू,
क्या करते हैं, CRV के थ्रू। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब 6 देखते हैं। आपका 6 क्वेश्चन कह रहा है ना, 6 क्वेश्चन कह रहा है कि इमरजेंट प्रोविजनिंग शुड बी व्हेन डिफिकल्ट इंडिजिनस मटेरियल लेवल गोज बियॉन्ड। इमरजेंट प्रोविजनिंग कब करते हैं? इमरजेंट प्रोविजनिंग डिफिकल्ट इंडिजिनस मटेरियल वैसे मटेरियल जो इंडिया में मिलते हैं, भारत में मिलते हैं, लेकिन उसे प्रोक्यूर करने में बहुत डिफिकल्टी है, बहुत डिफिकल्टी आती है, तो उसे कहते हैं डिफिकल्ट इंडिजिनस मटेरियल। तो वैसे मटेरियल का इमरजेंट प्रोविजनिंग कब करते हैं? मतलब इमरजेंसी में प्रोविजनिंग कब करते हैं? जब आपका वो लेवल अगर 6 मंथ के रिक्वायर उस मटेरियल का लेवल अगर 6 मंथ के रिक्वायरमेंट के बराबर आ जाए, 6 मंथ ना रिक्वायरमेंट्स के लेवल में आ जाए, तब हम लोग इमरजेंट प्रोविजनिंग करते हैं, है ना? उसमें इमरजेंसी में प्रोविजनिंग करना पड़ता है, तुरंत परचेज करना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं तो जल्दी-जल्दी परचेज करें, क्योंकि ये 6 महीने, क्योंकि हमारा लीड टाइम अधिक होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा जल्दी से जल्दी मटेरियल आ जाए, नहीं तो ये 6 मंथ का जो भी है धीरे-धीरे डिप्लीट होते-होते देख क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। स्टॉक आउट का सिचुएशन बनने लगेगा। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 6 मंथ है, और 6 मंथ है आपका ए में। तो 6 का ए। 7 देखते हैं। ठीक है, 7 देखते हैं हम लोग। 7 आपका क्वेश्चन है, टीपीसी शुड नॉट बी फॉर्म्ड, टीपीसी शुड नॉट बी फॉर्म्ड व्हेन प्रोक्योरमेंट वैल्यू विल बी, है ना? टीपीसी नॉर्मल केस में टीपीसी हम लोग नहीं फॉर्म करते हैं अगर जो कोई प्रोक्योरमेंट हम लोग करना चाह रहे हैं उसका अगर असेस्ड वैल्यू अगर जो एस्टिमेटेड वैल्यू समझ लीजिए कि अगर 10 लाख हो, है ना, 10 लाख वैल्यू होगा, तो हम लोग टीपीसी टीपीसी मतलब टेंडर परचेज कमिटी, इसका फॉर्म नहीं करते हैं, इसको बनाते नहीं हैं तो हम लोग। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, है ना? सी देखते हैं। अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नॉन टीपीसी केस विल बी प्रोसेस थ्रू। तो ये जो 10 लाख तक का केस है वो क्या हो जाएगा, नॉन टीपीसी का केस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉन टीपीसी का केस। तो जब नॉन टीपीसी केस है तो उसको कैसे प्रोसेस करते हैं? जो नॉन टीपीसी केस है कहीं तो चेक लगाना पड़ेगा। तो नॉन टीपीसी का जो केस होता है उसका प्री ऑडिट होता है, उसका क्या होता है, एलओ क्या करता है, प्री ऑडिट करता है। ठीक है, पहले ही ऑडिट, बाकी का पोस्ट ऑडिट होता है, लेकिन इसका प्री ऑडिट होता है नॉन टीपीसी केस। तो 10 लाख तक के केस को हम लोग कहते हैं नॉन टीपीसी केस। तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा प्री ऑडिट, दैट इज ए। ठीक है, 9 देखते हैं हम लोग। 9 है आपका रीप्राइसिंग ऑफ स्टैंडर्ड एस्टिमेट इज डन। हम लोग जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड एस्टिमेट होते हैं, मानक अनुमान जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका जो नॉर्मल केस में है ना, है कुछ कुछ अलग अलग भी हैं, है ना, लेकिन नॉर्मली जनरली जो है इसका रीप्राइसिंग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, हाफ ईयरली रेट पे किया जाता है ना? तो ये आपका हाफ ईयरली रेट मतलब 6 मंथ में किया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना, हाफ ईयरली रेट। इसी में मैं बता दूं इसमें कि कुछ अमेंडमेंट हुआ है, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। इस अमेंडमेंट के अनुसार जो वारंट रनिंग कंडीशन में है, जो वारंट चल रहे हैं, है ना, जो रनिंग चल रहे हैं, उसके लिए जो रीप्राइसिंग हो गया है वो 3 मंथ हो गया है। जो चल रहे होते हैं, रनिंग कंडीशन में होते हैं, और जो स्टैग्नेंट कंडीशन में है, जो जिस पे काम नहीं हो रहा है, उसका तो रिप्राइसिंग 6 मंथ में करना है, लेकिन जो रनिंग कंडीशन में है उनका 3 मंथ में करना है, उनका 3 मंथ में करना है। ठीक है, तो ये अलग मुद्दा है। चलिए, तो 9 का डी। 10 देखते हैं हम लोग। 10 है इसेंशियल साउंड द एसेंशियल ऑफ साउंड मटेरियल कंट्रोल प्रोसीजर इंक्लूड्स। मतलब जो एक अच्छी मजबूत नियंत्रण प्रणाली है मटेरियल के लिए, उसमें क्या क्या होनी चाहिए? तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंटरनल चेक होना चाहिए जिसको ऑडिट कहते हैं, ऑडिट होता है ना, रिपोर्टिंग होना चाहिए। रिपोर्टिंग मतलब कोऑर्डिनेशन के पहले रिपोर्टिंग होता है ना, रिपोर्टिंग करते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पीएसएल में या बिन कार्ड में, कहीं पर मिसमैच हो रहा है, फिजिकल में मिसमैच हो रहा है, तो इसको प्रॉपर रिपोर्टिंग होना है, इसका प्रॉपर रिपोर्टिंग होना। तो अगर अच्छा कंट्रोल प्रोसीजर चाहिए आपको मटेरियल का,
मटेरियल कंट्रोल प्रोसीजर चाहिए तो आपको तीनों करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन भी बनाना पड़ेगा, इंटरनल चेक भी, ऑडिट भी लगाना पड़ेगा आपको और रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ दिस, तो 10 का हम लोग देखते हैं डी नंबर आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। 11 देखते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन इज साइंड बाय, मटेरियल रिक्विजिशन इज साइंड बाय, मटेरियल रिक्विजिशन को कौन साइन करता है? मटेरियल रिक्विजिशन होता क्या है? तो मटेरियल रिक्विजिशन जो होता है, आप जैसे शॉप है, कोई शॉप है, प्लांट है, तो उनको मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उनको मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रोक्यूरमेंट के लिए अपना प्रपोजल देते हैं, प्रोक्यूरमेंट के लिए, तो उनको करते हैं परचेज रिक्विजिशन, उनको कहते हैं परचेज रिक्विजिशन कहते हैं। तो परचेज रिक्विजिशन को कौन साइन करता है? इनिशिएट कौन करता है? प्लांट, प्लांट करता है, प्रोडक्शन से डिपार्टमेंट में होता है, तो साइन कौन करेगा? प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए परचेज डिपार्टमेंट नहीं होगा आंसर का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका आंसर अब क्या हो जाएगा? ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 12 देखते हैं, 12 नंबर है आपका कि मशीन आवर रेट इज फॉलोड व्हेन, मशीन घंटे दर का पालन कब किया जाता है? मशीन घंटे रेट को उस समय जब फॉलो करते हैं जब मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीन, जब सारे काम, लगभग काम मशीन से होते हैं, तब हम लोग वहाँ पर लेबर रेट जो के लिए जो यूज करते हैं वो मशीन रेट को यूज करने लगते हैं, मशीन द्वारा वर्क, है ना, जब मशीन से अधिक काम होने लगते हैं तब मशीन आवर रेट को लेते हैं। तो 12 का आपका हो जाएगा आंसर ए। 13 देखते हैं, आपका 13 है, देख लीजिए कि which is not the which is not a class of material in a factory, फैक्ट्री में इनमें से कौन जो है ए बी सी डी में मटेरियल का क्लास नहीं है? तो मटेरियल ऑन स्टोर चार्ज है ना, होता है, मटेरियल ऑन प्रोडक्शन चार्ज वो भी होता है, इन्वेंटरी आइटम होता है, लेकिन टेक्निकल बुक्स नहीं होते हैं और वो मटेरियल में नहीं आते हैं। तो 13 का आपका हो जाएगा डी। 14 देखते हैं, 14 है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल शॉप स्टोर, जनरल शॉप स्टोर का, है ना, जो नहीं है, है ना, एग्जाम्पल नहीं है, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल शॉप। तो इसमें से देखते हैं कि जनरल शॉप को कौन, मटेरियल का कौन एग्जाम्पल नहीं है? तो फर्स्ट है जनरल शॉप स्टोर, ये तो है ही। सेकेंड है प्रोडक्शन मटेरियल, प्रोडक्शन मटेरियल नहीं है, ये जनरल शॉप नहीं होते हैं, ये प्रोडक्शन मटेरियल होते हैं, ठीक है। कंटेनर जो होते हैं वो जनरल शॉप होते हैं, प्लांट स्टोर जो होते हैं वो भी जनरल स्टोर होते हैं, छोटे मोटे सामान होते कहे जाते हैं प्लांट स्टोर्स। तो इसमें आपका प्रोडक्शन मटेरियल, ठीक है, प्रोडक्शन मटेरियल 14 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 15 देखते हैं, 15 है कि ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ इज ऑथोराइज टू डील विथ रिसिप्ट फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड जो सोर्स हैं फैक्ट्री से बाहर जो हैं उनसे जब कोई मटेरियल रिसीव करना होता है तो इनको हैंडल करने के लिए JWM रैंक से नीचे ऑथराइज नहीं किया गया है ना, JWM रैंक होना चाहिए, इससे नीचे का ऑथराइज ऑफिसर नहीं है उसको डील करने के लिए। इसीलिए जो MIS होती है, मटेरियल इनवर्ट स्लिप होती है, उस पर किसका सिग्नेचर होता है? JWM से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टोर होल्डर इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो आपका 15 में आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। देखते हैं 16, आरओपी क्या है? पहले तो आरओपी समझिए क्या है। रीऑर्डर पॉइंट क्या है? ये रीऑर्डर पॉइंट है, ये क्या है? रीऑर्डर पॉइंट। और रीऑर्डर पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम यूजेज एंड मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम समझते हैं कि परचेजिंग करने में जो सीधा समय लगते हैं, यूजेज मतलब कितना यूज कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल को, तो मैक्सिमम यूजेज इन टू मैक्सिमम लीड टाइम, दैट इज आरओपी, रीऑर्डरिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपका 16 का हो जाएगा ए, 16 ए। 17 देखते हैं, 17 है आपका मटेरियल कंट्रोल इनकम्पस। मटेरियल कंट्रोल में, है ना, क्या क्या शामिल है? हम लोग जानते हैं मटेरियल कंट्रोल में आपका परचेजिंग, स्टोरिंग, है ना, परचेजिंग, स्टोरिंग, प्रदान करना, दैट मीन कि इशू, है ना, इशू करना, ये सारे शामिल हैं। ये सब सारे जो है मटेरियल
कंट्रोल में ही आते हैं, मटेरियल कंट्रोल के अंदर आते हैं, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, है ना। एक्चुअल में एमसीयू का ही एक पार्ट होता है स्टोर, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर आते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका 17 का हो जाएगा डी। 18 देखते हैं, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? जीरो से मिनिमम लेवल, एक होता है मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये सब होता है। तो उसमें होता है मिनिमम लेवल, एक जीरो होता है जिसको स्टॉक आउट सिचुएशन कहते हैं। तो जीरो टू मिनिमम के बीच में कहीं पर एक बफर स्टॉक आता है, कहीं पर एक बफर स्टॉक आता है। आप तय करेंगे कि कितना होना चाहिए, वो अलग बात है, नहीं, लेकिन इस दोनों के बीच में होता है, इस दोनों के बीच में होता है, ठीक है, इस दोनों के बीच में होता है। और एक्चुअल में इसको कब यूज करते हैं? जब आपके पास स्टॉक आउट सिचुएशन होने लगे, अचानक डिमांड अधिक आ जाए, अचानक डिमांड अधिक आ जाए, तब इसको हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी अगर विपरीत परिस्थिति में, है ना, आपका एडवर्स सिचुएशन हो, तो हम लोग को कौन बचाता है? इंश्योरेंस बचाता है, इंश्योरेंस करते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग इसको इंश्योरेंस स्टॉक भी कहते हैं, क्योंकि जब हमारे पास एडवर्स सिचुएशन आ जाए तो हम लोग इस मटेरियल को यूज करने लगते हैं, तो इसे इंश्योरेंस स्टॉक भी कहा जाता है। तो बफर स्टॉक को क्या कहा जाता है? इंश्योरेंस स्टॉक। तो 19 का अब हम लिख सकते हैं, सॉरी हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी ना, अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन मिस हो गया है, चलिए ठीक है, 18 नंबर को छोड़ते हैं, ठीक है, ये आपका 19 है, 18 नंबर का मिस हो गया, चलिए 19 का आपका आंसर है ए है, 20 देख लेते हैं। ईओकी स्टैंड फॉर, ईओक्यू का क्या मतलब होता है? हम लोग जानते हैं कि ईओकी का क्या मतलब है, टू मीट सडन डिमांड। क्या ईओक्यू को हम लोग यूज करते हैं अचानक जो डिमांड हो उसको पूरा करने के लिए? एकदम नहीं करते हैं। ईओक्यू हम लोग क्यों बनाते हैं? ईओक्यू बनाते हैं, एक लॉट बनाते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो लॉट बनाते हैं जो इकोनॉमिकली वायबल हो आपके लिए, और उससे आप मटेरियल को परचेज करते हैं, लॉट वाइज परचेज करना। तो हाउ मच टू ऑर्डर, ठीक है, कितना ऑर्डर करना है आपको ईओक्यू बताता है, ईओक्यू बताता है आपको कि कितना ऑर्डर करना है। तो ये क्या कह सकता है? टू मीट सडन डिमांड? नहीं। टू हाउ मच टू ऑर्डर? एकदम सही है, कितना ऑर्डर करना है हमें, ईओक्यू यही तो बताता है ईओक्यू। बोथ एंड बी? नहीं होगा, नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो हाउ मच टू ऑर्डर, कितना हमें ऑर्डर करना है, यही तो बताता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 21 देखते हैं, 21 है कि हु एडॉप्टेड फर्स्ट टाइम जेआईटी इन इंडिया। तो हम लोग जानते हैं कि जेआईटी को सबसे पहली बार वर्ल्ड में टोयोटा कंपनी ने अडॉप्ट किया था, और इंडिया में सबसे पहले मारुति ने अडॉप्ट किया, ठीक है, मारुति ने अडॉप्ट किया। जेआईटी क्या है? जस्ट इन टाइम, एक कंसेप्ट है जेआईटी का। जेआईटी का कंसेप्ट है ट्रेडिशनल कंसेप्ट के एकदम अगेंस्ट में है। हम लोग इन्वेंट्री बना के रखते हैं, वहाँ पर इन्वेंट्री बनाना नहीं है, इन्वेंट्री रखना ही नहीं, इन्वेंट्री पे खर्च नहीं करना है, अधिक कैरी नहीं करना है, ठीक है, तो वो अलग बात है। तो फिलहाल देखिए कि जेआईटी का जो इंडिया में यूज किया गया था, मारुति ने सबसे पहले किया था। तो 21 का बी, 21 का बी। 23 देखते हैं, एमआरओ स्टैंड फॉर, है ना। एमआरओ का मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन सप्लाई, या ऑपरेटिंग सप्लाई, जो भी कह सकते हैं। तो एमआरओ का क्या मतलब होता है? ऐसे मटेरियल जो होते हैं मेंटेनेंस रिपेयर के लिए, प्लांट को ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, उसमें जो छोटे मोटे मटेरियल सब लगते हैं, वो एमआरओ कहलाते हैं। तो एमआरओ का मतलब होता है मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर नहीं होता है, वैसा मत समझिएगा। यहाँ पर इसका मीनिंग हो रहा है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज, ठीक है। तो आपका 22 आंसर हो जाएगा सी, 22 है, 21 हो गया, 22 है ना, इसका सी हो जाएगा, मैंने 23 लग दिया है, 22 सी। 23 देखते हैं, 23 है
व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन मोटर कार इंडस्ट्री आउट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में मोटर कार इंडस्ट्री में डायरेक्ट मटेरियल का कितना कॉस्ट है, तो इसका कॉस्ट है लगभग 65%। लगभग क्या है, 65% कॉस्ट उसका मटेरियल का मोटर कार इंडस्ट्री में होता है। हमारे यहाँ कितना होता है, 2/3 होता है, 2/3% होता है। आप 60 to 70% होता है ना, 60 to 70% होता है। तो 23 का आपका हो जाएगा बी। 24 देखते हैं। 24 है विच इज द नोट, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सही लीजिएगा, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5R, नॉट है ना, 5R का हिस्सा नहीं है, वो है। तो हम लोग जानते हैं कि राइट डिलीवरी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस जो है वो 5R का हिस्सा है, 5R का हिस्सा है ना। एक राइट सोर्स भी होता है, राइट सोर्स होता है, लेकिन राइट ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, राइट ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। तो बताना था कि जो R 5R होते हैं उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, 25 देखते हैं। JIT मीन्स एक्सेप्ट, है ना। JIT का क्या मतलब है, लेकिन इनमें से किसी एक के लिए वो मतलब नहीं है। तो JIT जो होता है, 25 देखते हैं। JIT जो होता है, JIT में एक्चुअल में मार्केट क्या चाहता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं, मार्केट की डिमांड को देखते हैं। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर किस चीज़ की मांग करता है, कस्टमर का डिमांड क्या, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। मैन्युफैक्चरर वांट्स एकदम नहीं, हमारा जो मैन्युफैक्चरर है उसका बात नहीं चलता है, वो किस पे डिपेंड करता है, कस्टमर, सप्लायर, डिमांड, इन पे डिपेंड करता है। वो खुद का अपना कुछ नहीं होता है, उसको खुद का अपना उस पर डिमांड नहीं चलता है, क्योंकि खुद का अपना डिमांड आप चलाएंगे तब तो फिर ट्रेडिशनल वे में आ जाएंगे आप, JIT नहीं होगा, है ना। तो लेवल, डिमांड का लेवल क्या है, सब सही है, इसमें एक नहीं है, वो है व्हाट आर द मैन्युफैक्चरर वांट्स, मैन्युफैक्चरर जो चाहता है उस पर डिपेंड एकदम नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 26 देखते हैं। पावर एंड मशीनरी चार्जेज आर एलोकेटेड ऑन द, है ना, बेसिस ऑफ, हम लोग जानते हैं कि इसको टोटल डायरेक्ट मशीन लेबर चार्जेज के पे बेस पर चार्ज किया जाता है। पावर एंड मशीनरी चार्जेस को टोटल डायरेक्ट मशीन लेबर चार्जेस, जितने मशीन पे डायरेक्ट लेबर काम कर रहे होते हैं उनके बेस पर किया जाता है। ठीक है, तो 26 का आपका ए हो जाएगा। 27 देखते हैं। 27 है आपका देर इज आर डिपार्टमेंट सेक्शन इन ए फैक्ट्री। तो नॉर्मल केस में हमारे फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट होते हैं या सेक्शन जिसको कह सकते हैं आप। एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, एक प्रोडक्शन होता है और एक सर्विस सेक्शन होता है। ठीक है, तो नॉर्मली 3 कंडीशन होते हैं। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 28 देख लेते हैं। 28 है वारंट इज ए प्रोडक्शन अथॉरिटी। वारंट जो है प्रोडक्शन अथॉरिटी है, किसके लिए है, शॉप के लिए। शॉप को हम लोग वारंट इशू करते हैं, तो उसी के लिए तो प्रोडक्शन करने की एक अथॉरिटी बन गई है। तो शॉप के लिए वारंट क्या है, अथॉरिटी है प्रोडक्शन करने के लिए। और फैक्ट्री के लिए कौन सा है, IFD, एक्सट्रैक्ट, ये क्या है उसके लिए, फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन करने के हैं, अथॉरिटी है। और परचेज करने का, लेकिन प्रोडक्शन सेक्शन के लिए क्या है, वारंट है। सेक्शन के लिए क्या है, वारंट जो है प्रोडक्शन करने की अथॉरिटी है। तो इसका आंसर 28 का भी ए ही रहेगा। 29 देखते हैं। 29 है कि कोड हेड इज यूज फॉर ट्रांसफर फ्रॉम स्टॉक पाइल टू वर्किंग स्टॉक। स्टॉक पाइल से हम लोग जानते हैं कि वर्किंग स्टॉक में ट्रांसफर करते हैं मटेरियल को, तो उसके लिए कोड हेड यूज करते हैं। तो उसके लिए कोड हेड होता है 01/806/02। ठीक है, ये कोड हेड यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का ए। 29 का ए। इसमें स्टॉक पाइल से वर्किंग स्टॉक में डालने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, वर्किंग से स्टॉक पाइल में जाने के लिए, विड्रॉल के लिए, क्रिएशन के लिए अलग अलग कोड हेड यूज होते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं ये वाला कोड हेड कि
स्टॉक पाइल से वर्किंग स्टॉक में ट्रांसफर करने के लिए कोरिडोर होता है, तो 29 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 30 देखते हैं। आई एंड एम स्टैंड फॉर, तो हम लोग जानते हैं आई एंड एम का मतलब होता है इंसिडेंटल एंड मिसलेनियस, इंसिडेंटल एंड मिसलेनियस, तो 30 का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 30 का ए हो जाएगा आपका। और 31 देखते हैं। 31 कह रहा है, 31 पूछ रहा है आपसे कि एंट्री इन MIS कॉलम नंबर 3। आप जानते हैं कि MIS में कॉलम होते हैं और उन कॉलम में अलग अलग एंट्री होती है ना। एक्चुअल में ये लोकल रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है, फैक्ट्री के अपना लोकल रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है कि किस कॉलम में क्या रखना है, लेकिन फिर भी एक थ्योरेटिकल स्टेटस में एक उसका स्टैंडर्ड तरीका है कि किस कॉलम में क्या क्या रखना है। तो उसी में से एक कॉलम 3 है, तो कॉलम 3 में रखा जाता है यूनिट इन वर्ड्स। यूनिट को, यूनिट जैसे केजी है तो केजी है तो उसके लिए 37 यूज करते हैं, लीटर है तो 25 यूज करते हैं। ये जो है दैट इज यूनिट्स। इसको हम लोग कोड में भी लिखते हैं और यूनिट वर्ड में भी लिखते हैं, ये कोड हुआ। और यूनिट क्या हो गया, ये कोड हो गया। और उसको वर्ड में अगर लिखना है तो केजी लिखेंगे, लीटर है तो लीटर लिखेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 31 का आपका ए। 31 है आपका ए है। ठीक है, 32 देखते हैं। CIH, CIH का मतलब क्या होता है? CIH का मतलब होता है कंपोनेंट इन हैंड। कंपोनेंट इन हैंड मतलब आपके फैक्ट्री में जितना कंपोनेंट बन के तैयार रखा हुआ है उसको कहते हैं कंपोनेंट इन हैंड। ठीक है, CIH। 33 है आपका कलेक्शन सुपरवाइजर, तो 32 का आंसर आपका हो गया ए हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग 33 देखते हैं। 33 देखते हैं, कुछ मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना। 33 है, तो 33 है कि कलेक्शन सुपरवाइजर, जो स्टोर में कलेक्शन सुपरवाइजर होता है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है डेली जाएं आप रेलवे स्टेशन जाएं और आरआर लेके जाएं, रेलवे रिसिप्ट लेके जाएं जो हमें सप्लायर ने दिया है, और उस पे जब तक मटेरियल नहीं आता है तब तक उस पर क्या लिखवाते रहें, नॉट रिसिप्ड। तो वहाँ का जो सुपरवाइजर होता है, कहाँ का, वहाँ जो उसका जो डिपार्टमेंट होता है रेलवे का, डिस्पैच डिपार्टमेंट या जहाँ पर पार्सल पार्सल डिपार्टमेंट होता है, वो लिख कर देता है आरआर पे नॉट रिसीव्ड। आज नहीं आया है आपका आइटम तो नॉट रिसीव्ड लिख के देगा। ठीक है, ये सब कलेक्शन सुपरवाइजर का काम है कि रोज जाएं। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 33 का ए। 34 देखते हैं। 34 है when cost card is closed and variation in reject respect of labor and material is found to be beyond certain limit, the matter is brought to the notice of GM, the limit is। अगर कॉस्ट कार्ड में वेरिएशन आए, कॉस्ट कार्ड में वेरिएशन आए लेबर और मटेरियल, मतलब आपने जो एस्टिमेट किया, आपका जो एस्टिमेटेड प्राइस था, कॉस्टिंग था, और जो एक्चुअल में हुआ, उन दोनों का वेरिएशन कह रहा है। उन दोनों के वेरिएशन अगर कितना परसेंट हो जाए तो उसे जीएम को भेजा जाता है और जीएम को नोटिस में लाया जाता है कि ये क्यों हुआ ऐसा। हमने सपोज कीजिए हमने एस्टिमेट किया था, एक गन बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, सपोज कीजिए कि उसका प्राइस मैंने एस्टिमेट किया था, है ना, उसका प्राइस मैंने एस्टिमेट किया था 100 रुपीज़ है, और एक्चुअल में जो हुआ वो हो सकता है कि 110 रुपया हो जाए या 105 रुपये हो जाए, है ना, इस टाइप का हो जाए। तो किस लिमिट में आप करेंगे? तो इसका लिमिट पहले एक्चुअल में पहले 10% था। ठीक है, 10% था, लेकिन इसे 2017 में चेंज कर दिया गया। तो इसको अमेंड कर लीजिएगा, सभी 10 ही पढ़ रहे हैं इसको। 5% कर दिया गया है, इसे 5% कर दिया गया है। मतलब 100 रुपया आपका एस्टिमेट था, अगर 105 रुपया भी हो गया आपका, है ना, 5% डिफरेंस आ गया, तब ये जीएम को बोला जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, इतना डिफरेंस क्यों हुआ, है ना, क्या रीजन है, कितना डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो आपका ये 34 हो जाएगा, 34 का आंसर ए हो जाएगा। 34 का आंसर 34 है, 34 का आंसर आपका ए होगा। ठीक है, 35 देख लेते हैं। 35 देखते हैं अब।
35 है क्लास 3 एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड फॉर। क्लास 3 एक्सट्रैक्ट किसके लिए यूज किया जाता है? हम लोग जानते हैं क्लास 3 आईएफडी के लिए यूज होता है, और आईएफडी को हम जो क्लास 3 का एक्सट्रैक्ट है उसको ओपन एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। एक्चुअल में ओपन एक्सट्रैक्ट तो सारे एक्सट्रैक्ट के लिए होता है ना? लेकिन सबसे अधिक जो पावर दिया गया है वो क्लास 3 में दिया गया, आईएफडी के लिए दिया गया है, इसलिए आईएफडी को हम लोग ओपन एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। तो जो क्लास 3 है वो आईएफडी के लिए होता है, ओपन एक्सट्रैक्ट भी कहलाता है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी बोथ, है ना? आईएफडी एंड ओपन एक्सट्रैक्ट। 35 का आपका डी है, 35 का डी है। ठीक है, आज बहुत अधिक टाइम हो गया है, तो हम लोग इतना पे ही आज रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे कभी मिलेंगे तो हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक मैं इसका टेस्ट सीरीज भी चला रहा हूँ, मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट सीरीज है, उसमें प्रीवियस पेपर भी रहते हैं और जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो भी रहते हैं, इसी तरह का रहता है। ठीक है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसे ऑनलाइन होता है। ठीक है, और बाकी मैं इसी तरह का क्वेश्चन लेकर आते रहूँगा, और आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।